Hello friends, here this is Dipali Maurya and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of fundamental duties. भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके भाग 4 मतलब पार्ट 4 एक को रिलेट करता है। और आज की क्लास की स्पेशलिटी ये है कि आज की क्लास में मैं आपके साथ में डिटेल क्लासेस के साथ साथ मैं एमसीक्यू फॉर्मेट पे डिस्कस करूंगी। तो आप सभी फ्रेंड जल्दी से क्लासेस में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी लाइव ले आइए। मैं इसके साथ बताना चाहूंगी कि इसके पहले की क्लासेस जो भी हमारी ओवर हुई है, ओके, जिसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 जो कि आपका था स्टेट एंड देयर ड्यूटीज, स्टेट्स एंड आवर ड्यूटीज, ओके, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। पार्ट 2 में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आपका था सिटीजनशिप विद फुली आर्टिकल, जितने भी सारे आर्टिकल सभी आर्टिकल के साथ में मैंने डिस्कस किया है। थर्ड मैंने क्लास मेरी जो थी वो पार्ट आपके थर्ड की थी, जो कि फंडामेंटल राइट्स की थी, ओके। पार्ट मैंने 4 भी आपका डिस्कस कर ही दिया है, जो कि आपका है डीपीएसपी से। अब आज आपका पार्ट 4A है, राइट। आपका पार्ट 4A है, जो कि आपका रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, जितने भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ये कैपिटल लेटर वाले जो सेक्शंस हैं, ये आपके किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू ही टैग किए, इनको ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी मैं बात करूं अगर भारतीय संविधान के मूल संविधान की, जब मूल संविधान की रचना हुई पर भी उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई भी चीजें नहीं थी। उस बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया। तो क्या कुछ चीजें वो हम आगे क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से जल्दी से वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ओके। जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं सभी फ्रेंड वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। जो भी फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एंड जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस के क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी, ये सारी चीजें मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। सारे क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। आज की क्लासेस आपकी डिटेल विद एमसीक्यू, डिटेल और प्लस एमसीक्यूज फॉर्मेट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अरेंज किए हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी छोटी हो रही थी तो मैंने कहा इसको कहीं ना कहीं मैं पूरे क्लासेस को वन टाइम में मैं कवर कर दूं, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ, राइट। तो चलते हैं अपनी क्लासेस पे और आज की क्लासेस में डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले मैं बात किसकी कर रही हूँ, आज हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, फंडा आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज बात किसकी कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करेंगे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले बात तो ये निकल करके आती है, ये भारतीय संविधान में ऐड किया गया तो कहां पर ऐड किया गया, दैट मीन्स इसका आर्टिकल क्या था, इस आर्टिकल के थ्रू इसको ऐड किया गया है डियर फ्रेंड्स, तो 51A के थ्रू, 51A के थ्रू इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया। अब ऐड किया गया तो किसी किसी सेक्शन में ऐड किया गया, मतलब उस पार्ट का नाम क्या है, वो किस पार्ट में ऐड किया गया डियर फ्रेंड्स, 4A। 4 पार्ट आपका किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड। उसी में एक सेक्शन बना दिया गया 4A का, ठीक है। 4A के क्लॉज में इसको इस फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, ओके। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल डियर फ्रेंड्स, हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करेंगे। अगर मेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो भारतीय मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज नहीं थी। तो नहीं थी तो कब ऐड की गई, तो किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। तो इसको 42, ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको 1976 में इसको क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डियर फ्रेंड्स ऐड किया गया। ऐड करके इसको पार्ट 4, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 4 में 51A के तहत इसको क्या कर दिया गया, इसको एग्जिस्ट किया गया। अब किया गया तो किसी न किसी सिफारिश पे किया गया होगा, तो किसकी सिफारिश पर किया गया, इसको किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया, ऐड किया गया। जब ऐड किया गया था डियर फ्रेंड्स 1942 में, ठीक है, सॉरी 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज, ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहाँ पर ऐड किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड तो किया गया, लेकिन इसको ऐड करने के लिए इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो अपने तरफ से 8 ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी।
हालाँकि इसमें हम लोगों ने कुछ इनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने नकार दिया, उसको अपने यहाँ पे शामिल नहीं किया और बाकी कुछ को शामिल करते हुए टोटल हमने 10 की स्थापना की। मतलब 10 को हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पर 1976 में हमने यहाँ पर इसको ऐड किया था। डियर फ्रेंड्स, तो एक तो बात ये निकल कर के आती है, कहाँ से लिया गया? कहीं न कहीं से हम लोगों को इंस्पिरेशन तो मिली ही होगी। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं से इसको क्या किया था, उन्होंने रिकमेंड किया होगा। तो कहाँ से किया था? यूएसएसआर से। यूएसएसआर से। यूएसएसआर कौन है इस समय प्रेज़ेंट टाइम में? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बात की जाए तो उस समय रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की चीज़ें एक्सिस्ट थी। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सेस नहीं करती थी, लेकिन यूएसएसआर में था और उस समय अगर बात की जाए जापान, जापान एक ऐसी भी कंट्री थी इंडिया और रशिया को छोड़ कर के जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनके संविधान में एक्सिस्ट करती थी। दैट मीन्स अगर सीधे से सिंपल सी भाषा में मैं अगर ये कहना चाहूँ, उस समय भी काफ़ी सारी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन उनके यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ क्यों रखी गई? भाई क्यों शामिल की? शामिल करने का कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। आइए उस रीज़न पर हम चर्चा करते हैं। कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा ना इसको शामिल करने का। इसको शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन तो दी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन उनका कहने के तात्पर्य के हिसाब से उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस समय जिस समय की बात की जा रही 1976 की, समय की बात की जा रही है 1976 में। डियर फ्रेंड्स, ओके 1976 में अगर बात की जाए उस समय चल रही थी देश में अपने नेशनल इमरजेंसी। ये अपने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी और नेशनल इमरजेंसी कब से कब तक चली? 25 जनवरी 1975 से लेकर के 1977 तक नेशनल इमरजेंसी चल रही थी उस समय। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी के थ्रू देखा कि यहाँ के ही लोग अपने यहाँ के ही जो नेशनल मॉन्यूमेंट है, झंडे को दुनिया भर के जितने भी अपने यहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट है, उनको क्षति पहुँचा रहे हैं, एकदम उग्रवादी जैसा बिहेव कर रहा है। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने उनको इनकी कुछ ड्यूटीज़ को क्या किया, इनको याद दिलाया कि आपके यहाँ के जो संविधान है, उसने आपको विभिन्न तरीके के मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उन मौलिक अधिकारों के तहत आपको कई काफ़ी सारी सुरक्षाएँ दी गई हैं, तो क्यों आप उसका मान नहीं रख रहे हैं? आपका मान रखने का तात्पर्य ये है, आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है, आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है। आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है कि आप अपने राष्ट्र की चीज़ों की सुरक्षा करें, तो आप खुद ही उग्रवादियों जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इन्हीं ड्यूटीज़ को याद दिलाने के लिए, राइट? इन्हीं ड्यूटीज़ को याद दिलाने के लिए इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक्सिस्ट कर दिया और इसको अ, विभिन्न तरीकों के चीज़ों को जो भी चीज़ें उसमें समय थी, जो भी लोगों के इमरजेंसी के थ्रू जो लोग क्षति पहुँचा रहे थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने इस ड्यूटीज़ में शामिल करते हुए इसको तरीके से एक्ट के तहत लागू कर दिया। क्यों लागू हुआ? कब लागू हुआ? चीज़ें समझ में आई, कॉन्सेप्ट आई होप आपको फुली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उस समय कुछ गिनी-चुनी कंट्रीज़ ही थी, जिनके पास में इस तरीके की कोई ड्यूटीज़ नाम की चीज़ थी। अपने यहाँ पर भी नहीं थी, लेकिन अपने यहाँ लाने का जो रीज़न तात्पर्य आपको बताया गया, वो क्या था? सिंपली सी नेशनल इमरजेंसी और उस समय ही ये सारी चीज़ें निकल कर के आपके सामने आई। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी भारतीय संविधान लागू किया गया था जब, उस समय नेशनल जो यहाँ के ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इस तरीके के नाम की कोई भी चीज़ें उसमें नहीं थी। इसको क्या किया? बाद में ऐड किया गया और ऐड करने का रीज़न यही था नेशनल इमरजेंसी थी। उस समय लोग उग्रवादियों जैसा बिहेव कर रहे थे, राष्ट्र की जो चीज़ें थी उसको क्षति पहुँचा रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी की ये मजबूरी बन गई कि उसको सेफ रखने के लिए क्या किया जाए? तो ये उस समय उन्होंने एक रणनीतिक तरीके से बात की और इस कुछ ड्यूटीज़ को उन्होंने शामिल किया। आइए आगे भी हम क्लासेस में इसके ड्यूटीज़ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं और लास्ट में इसके हम क्वेश्चन जो होंगे, वो क्वेश्चन्स भी हम देखेंगे, राइट? तो यहाँ तक आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, हालाँकि इसमें कच कुछ बचा नहीं है। जितनी भी चीज़ें वो सारे हम आगे डिस्कस तो टोटल अगर वर्तमान समय बात की जाए तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन इसको लागू करते समय, इसकी स्थापना करते समय उस समय केवल 10 थे। 10 की स्थापना की गई थी। बाद में 82वें 82वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 2002 में आपका हुआ था, उसमें आपका एक ड्यूटीज़ को और जो कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको ऐड किया।
राइट? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। उन्होंने सिफारिश कितने की थी? 8 की थी, लेकिन उनके 2 को हमने नहीं माना था। बाकी हमने 2 और को ऐड करके हमने पूरे 10 की स्थापना कर दी थी। कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था, जो कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। ब्रीफ में मैंने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, कुछ बचा नहीं है। फिलहाल के तौर पर यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। पार्ट 4A 51A के तहत इसको रखा गया। नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, बाद में इसको ऐड ऑन किया गया। कब किया गया? 1976 में इसको ऐड किया गया। मैंने आपको बता ही दिया। रिमेंबर टू द सिटीजन्स, ये जो ड्यूटीज होंगी, राइट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी जितनी भी हैं, ये टोटली केवल इंडियंस के लिए हैं। जो भारत का नागरिक होगा उसी के लिए केवल मान्य है। 422 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी थी उस समय इसको लागू किया गया। इसमें कुछ सिविक्स एंड कुछ इसकी मोरल ड्यूटीज दिए गए हैं। कितने मोरल ड्यूटीज हैं? 11, जो कि अभी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जब इसकी स्थापना की गई तब थे, लेकिन 11th कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में इसको ऐड किए गए, राइट? किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको ऐड किए गए थे। और उस समय जगदीश शरण वर्मा, ठीक ठीक है, वो उनकी कमेटी थी। वो इनकी कमेटी इस फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेट करती थी। मैं वो भी थी, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी। इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जैसे आपको बताया, हम लोगों ने इसको यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, राइट डियर फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए नॉट इन एनी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री, और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी यूएसए है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन सब जगहों पर भी जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, मतलब और भी कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज नहीं है। इन सभी देशों में अगर हम बात करें तो केवल जापान ओनली वन द डेमोक्रेटिक कंट्री दैट हैव ए फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वन बाय वन होप सो ओरली समझ में आ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं, इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। फिर जितने भी आपके मोरल ड्यूटीज हैं वो सारी ड्यूटीज को हम वन बाय वन 11 को हम कवर करेंगे, क्योंकि वो सारे आपके क्वेश्चन के हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? चलेंगे। आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं डियर फ्रेंड, एफडीज जो हैं आपके, ये नॉन जस्टेबल हैं। आप इसको लेकर के कहीं भी आप न्यायालय में या कोर्ट में आप कोर्ट में केस नहीं दायर कर सकते। आपकी मोरल ड्यूटी तो है, लेकिन अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं या नहीं मानते तो इस पर आपको किसी भी तरीके के आपको जो है आप पर केस नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, ठीक है? जो कानून आपके लॉज़ बनाए गए हैं, अगर लॉज़ को इम्पोज़ करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप पर केस भी होगा, आप पर जुर्माना भी लगेगा। है। मोरल ड्यूटीज़ जितनी भी आपकी बनाई गई हैं, बताई गई, वो आपकी मोरल ड्यूटीज़ हैं। आपके ना मानने पर उस पर आप किसी भी न्यायालय में हम न्यायालय में कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ नियम और कानून बनाए गए, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो लॉज़ बनाए गए हैं, उस लॉ को अगर इम्पोज़ करना है आप, तो आप पर सारी चीज़ें, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप पर केस चलेगा, आपको जुर्माना भरना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए। ओनली टू द सिटीजन्स, ठीक है? फॉरेनर के लिए नहीं है ये, ठीक है? फॉरेनर जितने भी आपके आउट ऑफ इंडियंस हैं उनके लिए एफडीज मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज लागू नहीं होती। सिक्योर सिविक्स एंड मोरल ड्यूटीज, जो आपके मोरल ड्यूटीज उनको सिक्योर करती है। तो दे रिफर टू सच वैल्यूज हैव बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस को भी क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। माइथोलॉजीज जो है, रिलीजियस जो है, एंड प्रैक्टिसेस, सारी चीजों को क्या करती, कवर करती है। द वर्ड द एसेंशियल कंटेंस ऑफ ए क्वांटिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रेटेड ऑफ द इंडियन स्पेस लाइफ, ठीक है? सो सारी चीज़ों को आपको ये प्रोटेक्ट करता है, चाहे आपके मोरल हो, माइथोलॉजीज़ हो, जो आपके प्रैक्टिसेज़ हो, ट्रेडिशंस हो, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए आपके मोरल ड्यूटीज़ को यहाँ पर ऐड किया। होप सो इंट्रोडक्शन ब्रीफ में एंड फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए चलते हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। होप सो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई, क्योंकि बेसिक आपको समझ में आ गया, राइट? ये सारी चीज़ें। फंडामेंटल ड्यूटी को हम फंडामेंटल मौलिक क्यों कहते हैं? मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके नागरिक होने का एक पहचान है। आप एक देश में रह रहे हैं, किसी एक राज्य में रह रहे हैं, देश के राज्य में रह रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ भी मोरल ड्यूटीज़ हैं। जहाँ गवर्नमेंट ने, आपके कंट्री ने आपको इतने सारे प्रोटेक्शंस दे रखे हैं, आपको इतने सारे अधिकार, राइट्स दे रखे हैं,
कहीं न कहीं उसके एवज़ में आपके भी तो कुछ कर्तव्य, आपके भी कुछ राइट्स बनते हैं, आपकी भी कोई मोरल ड्यूटीज़ बनती हैं उसको निभाने के लिए, उसके फ़ेवर में, तो वही सारी ड्यूटीज़ हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं अगर हम, चलिए, नाउ आपके आर्टिकल नंबर 51 ए के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, क्या होगा? पहला आपका फर्स्ट जो है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सिंपल सी बात है, जितने भी इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल रेगुलेशंस हैं, उनको लॉ के थ्रू जो भी नियम कानून, रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल के अंडर में रह कर के आप काम करें और उसका सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें। जितने भी गवर्नमेंट्स आपके ऑर्गनाइजेशंस हैं, आपके जो राष्ट्रध्वज हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग, उन सभी का आप क्या करें? आदर करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब आप जो एक सोवरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो आपकी यूनिटी एंड डिग्निटी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी इंडियंस की, उसको आप क्या रखें? तो आप रिस्पेक्ट दें, उसको आप रूल रेगुलेशन के थ्रू आप अपने लाइफ में अब्ज़ॉर्ब करें, उस रूल्स को आप फॉलो करें, राइट? नाउ नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का की रक्षा करें, राइट? आप अपने यहाँ के जो नेशनल सर्विसेज़ हैं, उन सभी चीज़ों को आप क्या करें? जितने भी आपके राइट्स हैं, उन सभी चीज़ों को आप रिस्पेक्ट दें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, देश की चीज़ों की रक्षा करें एंड आह्वान के कभी ज़रूरत पड़ती है इन केस, तो आप अपने देश की सेवा के लिए आपको तत्पर होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटीज़ है मोरल, हालाँकि अगर नहीं करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से इसमें पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। चीज़ें तो आपको स्टार्टिंग में बता दी गई हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दैट मीन्स प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश, प्रत्येक क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति आपका भाईचारा मतलब भाई है, मतलब आप उसके साथ भाईचारा जैसा व्यवहार करें। अपने देश में, अपने राज्य में स्थित स्त्रियों का मान-सम्मान बनाए रखें। के विरुद्ध जहाँ पर उनके सम्मान ना हो, उनके सम्मान के विरुद्ध आप खुद उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठाएँ, या उस आपकी मोरल ड्यूटी बनती है उसको अनुपालन करने की, आप ड्यूटी निभाएँ, राइट है? अगर नहीं करते हैं, तो आपके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, के तहत कार्रवाई की जाएगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस। नाउ 6 नंबर की जो ड्यूटीज़ है आपकी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। आपकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएँ हैं, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो कल्चर्स हैं, आपके जो फेस्टिवल्स हैं, उन सभी का मान-सम्मान करें और समय-समय पर उसमें आप इम्प्रूवमेंट भी करते रहें। ठीक है? आपके यहाँ के जो फॉरेस्ट्स हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एंड जो भी चीज़ें हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी क्रीचर्स हैं, वो सारी चीज़ों को आप सेव करें। दैट इज़ योर मोरल ड्यूटी, राइट? नाउ 8 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियाँ, ओके, इसकी ट्रांसलेशन, वन्य जीव उसकी रक्षा और संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी आप रखें, राइट? तो ये चीज़ें, इसका ट्रांसलेशन आपका यहाँ पर है। स्पेसिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज़्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म्स, राइट? नाउ नेक्स्ट 8 नंबर की जो मोरल ड्यूटीज़ आपकी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके जो चीज़ें हैं, उन पर वॉयलेंस ना, नॉन वायलेंस की तरफ काम करें। नाउ नेक्स्ट, to strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activities, so that the nation constantly decides to higher level of individual and higher level के जितने भी इंडिविजुअल हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उनको आप सेव रखें। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई क्या करे हुए। एंड नाउ जो आपका 11 नंबर जो अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी 11 नंबर जो ड्यूटीज हैं, उसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको एक्स्ट्रा बाद में ऐड किया गया था, जिसमें कहा गया कि 6 टू 14
मतलब 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चों की को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, शिक्षा का अवसर उन्हें उपलब्ध कराया। ऐसी मोरल ड्यूटीज़ होगी प्रत्येक गार्जियन की, प्रत्येक स्टेट की मोरल ड्यूटीज़ होगी कि बच्चों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए। ये हर गार्जियन का, अभिभावकों का क्या होगा? कर्तव्य होगा, उनकी मोरल ड्यूटीज़ होगी कि वो अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हों, को शिक्षा उपलब्ध करवाएँ। ऐसा करना सुनिश्चित। तो होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। जो भी बचे कुछ आपके कॉन्सेप्ट होंगे, डाउट्स होंगे, वो आगे चल कर के हम आपके साथ में मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूँ। तो फिर से अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग सभी वीडियोज़ को शेयर करें अधिक से अधिक। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक नहीं किया तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें हमारे साथ। चलिए आइए टू बी रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर सीरीज़ नाउ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन द स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन योर स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन आप लोग रीड करिए फटाफट से। करेंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज़ नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य ही नहीं है? रशिया, अरे रशिया में तो है, रशिया से ही तो हमने लिया है, राइट? इंडिया, इंडिया में मैंने शामिल किया। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम इंस्पायर होके हमने एफडीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने अपने यहाँ पे शामिल किया। तो यहाँ तो शामिल हो गया। मैंने आपको जापान में भी बताया था कि बहुत सारे सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऐसे हैं, जिनके पास में अपनी खुद की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे यूएसएसआर मैंने बताया था आपको, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इनके पास अपनी खुद की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है? तो इसमें से आपका कौन-सा ऑप्शन है? इनके पास नहीं। इनके पास नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट ए में या किस पार्ट में एग्जिस्ट चलेंगे बताएँगे। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4B। तो किसमें है आपके? बताएँगे आप लोग। तो यहाँ पे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है। आर्टिकल की अगर बात करूँ मैं तो आर्टिकल 51 में आपके एग्जिस्ट करते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसने रिकमेंड किया था? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण कमिटी की सिफारिश पर इसको रिकमेंड किया गया और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया। कितने को शामिल किया गया? 10 को उस समय शामिल किया गया था। बाद में कितने हो गए? बाद में आपके यस, बाद में आपके कितने हो गए थे? बाद में आपके 11 हो गए थे। 11वां कब शामिल किया गया था? आपका 82 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर सजेस्टेड बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी? स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया गया था। सिंपल सी बात है 8, राइट? कितने दिए गए थे? 8 के दिए थे, उन्होंने रिकमेंड किया था। किसने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 जो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो ए ऑप्शन इज राइट। नाउ 5 नंबर क्वेश्चंस। How many fundamental duties were added by the 42 Constitutional Amendment Act 1976, right? So now dear friends, 10. Okay, आंसर आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा? आंसर नंबर आप सॉरी आंसर नंबर आपका सी, जो कि वो रिकमेंड कर रहा है 10 को। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपका है which of the following is not a fundamental duties mentioned in article 51A? 51A में कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है? अपलोड
सॉरी अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा था, राइट। डिफेंड एंड कंट्रीज व्हेन कॉल अपॉन, आप अपने कंट्रीज को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी आपको कॉल किया जाएगा। प्रोटेक्ट द नेचर, राइट, आप इसको भी करेंगे। इस्टेब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कहीं उल्लेख नहीं, मतलब ये आपके ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज में नहीं आती है, ये आपके डिमांड पर, आपके कार्य पर जो है आपके कार्य के अकॉर्डिंग आपको जो है आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग अपने नीड, अपनी जरूरत के हिसाब। नाउ 7 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट। तो 2002 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या चीजें शामिल की गई थी? पे टू टैक्सेस? नहीं, ये तो जो आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने रिकमेंड किया था। हालांकि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको एग्जिस्ट नहीं किया गया, मतलब आपके जो 11 मॉरल ड्यूटीज थी उसमें इसको शामिल नहीं किया। उन्होंने आपके जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने रिकमेंड जरूर किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन हम लोगों ने माना नहीं, राइट। क्या क्या रिकमेंड किया था मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इनके 2 ड्यूटीज को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। एक तो इन्होंने कहा था, इनका कहना था कि आप पनिशमेंट दीजिए। किस बात के लिए पनिशमेंट देंगे? अगर जो भी मोरल ड्यूटीज को, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो भी कोई नहीं मानता है, आप उनको पनिश करिए। तो ये तो हालांकि हमने नहीं मानी। क्यों भाई? किसी की जो भी मर्जी हो शामिल करे, मतलब उसकी मर्जी, वो अपनी मोरल ड्यूटीज को निभाए या नहीं निभाए। अगर उसका उल्लंघन करता है, कुछ हमने रूल्स बना दिए हैं, उस रूल को अगर वो फॉलो नहीं करता तो ही हम उसको पनिश करेंगे। तो हालांकि हमने इसको नहीं माना। इनकी दूसरी कहने की थी कि पे टू टैक्सेस, पे टू टैक्स मतलब कि हर एक नागरिक का ये दायित्व होगा कि उसकी मोरल ड्यूटीज होगी कि वो अपने टैक्सेस को पेड करे। अगर वो नहीं करता तो भी आप उसको पनिश करिए, उसको पेनल्टी लगाइए। तो हालांकि हम लोगों ने इसको भी नहीं माना, हमने इसको भी नकार दिया। तो ये 2 ड्यूटीज थी जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, लेकिन हमने इसको क्या किया? हमने इसको नकार दिया, हमने इसको फॉलो नहीं किया, हमने इसको माना नहीं। है ना? चीज़ें समझ में आई, कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पे टू टैक्सेस, तो ये तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था, लेकिन हम लोगों ने इसको नकार दिया, माना नहीं। ड्यूटी टू वोट, ओके, ये भी नहीं है। ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी चीज़ें इसमें नहीं थी। हाँ, ये थी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द 6 टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन टू एजुकेट देम। आपका ये मूल कर्तव्य होगा, आपका ये दायित्व होगा, आपकी ड्यूटीज होगी कि आप 6 टू 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं आपके यहाँ, आपकी मोरल ड्यूटीज आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ना नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फिन्ड टू सिटीजन्स ओनली, फॉरेनियर्स ओनली, बोथ सिटीजन, नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फॉरेनियर्स के नहीं था, फॉरेनियर के नहीं था, नन की बात ही नहीं है यहाँ पे। सिटीजन्स, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, केवल भारतीय जो नागरिक हैं, उनके लिए रिकमेंड किया। नाउ नेक्स्ट, वर्मा कमिटी 1999 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल्स, सीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। जो आपकी वर्मा कमिटीज थी, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, इससे रिलेटेड थी, मौलिक कर्तव्यों से। आप लोग के अच्छे रिवीजन हो जा रहे होंगे, आप क्वेश्चन थोड़े से आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। 15 से 16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं। स्टार्टिंग मैंने छोटे-छोटे क्वेश्चंस अरेंज किए थे, आप थोड़े से लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। 1, इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1967। नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। Third, originally it had 10 FDs on the fundamental duties uh, and 11th was added in 2002. The duty to pay tax is also the fundamental duties. Which one of the true? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका डियर फ्रेंड्स ट्रू होगा? यहाँ पे सारे स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर जस्टिफिकेशन में करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको 1967 में नहीं, 1976 में 42 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके को ऐड किया गया था, राइट। मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो आपका गलत हो जाएगा पहला। स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था, दैट इज राइट।
नाउ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे ओरिजिनली, बट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को 2002 में इसमें यहाँ पे ऐड किया गया, तो ये भी आपका करेक्ट है। दैट मीन्स 2 आपका करेक्ट है, प्लस आपका 3 करेक्ट है। नाउ ड्यूटी टू पे टैक्स, मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया, इसके पहले के क्वेश्चंस में ही, कि इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था, बट हमने इसको डिनाई कर दिया। तो 2 एंड 3, 2 एंड 3 आपका सही है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन रिकमेंड करता है। तो राइट, नाउ नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और ये किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं, यहाँ पे हमें किस जस्टिफाई करना। तो एक-एक करके आइए रीड करते हैं, करेंगे। टू फॉरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। किस आर्टिकल के थ्रू है? तो ये तो आपका, अगर अभी मैंने जस्ट तुरंत के तुरंत मैंने आपको आपके साथ में डिस्कस किया, आपको डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसमें कहीं भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। तो ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ की बात की गई है, तो कहीं न कहीं ये हमारे आपके अधिकारों में चला जाएगा, सॉरी डीपीएसपी में चला जाएगा राज्य के लिए, क्योंकि 41 सी में आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये तो आपके ड्यूटीज़ में था कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने के लिए ऐसी भावना आपके अंदर हो। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका 51 एजी में आ जाएगा। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जाँच और सुधार की भावना विकसित करना, जाँच और सुधार की भावना विकसित करना, ये भी आपकी ड्यूटीज़ है, जो कि 51 में चले आएँगे। अब यहाँ पे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, मैंने आपको डीपीएसपी में एक्सप्लेन किया था, जो कि आर्टिकल नंबर 50। तो अगर मैं सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज करूँ तो 2, फिर देन 4, फिर देन 1, फिर देन 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका सेकंड नंबर ऑप्शन रिकमेंड कर। होप सो यू अंडरस्टूड दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस इज हियर। यहाँ पे मैंने आपको बोले स्टार्टिंग मैंने सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस अरेंज कर दिए, तभी थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस आपको मिले। चलें आगे? ओके। नाउ कौन-सा भारतीय कर्तव्य संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन-कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं? देश की रक्षा करना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। टैक्स को पे करना नहीं, इसको हमने डिनाई कर दिया था। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना बिल्कुल सही बात है। ओके, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति रक्षा करना बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन-सा 2 को हम डिनाई करेंगे, 2 को हटा देंगे, बाकी सही है आपके। 1 4 1 3 4 1 3 4 आपकी 4 नंबर ऑप्शन को रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट चलें। 13 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is not a part of fundamental duties under इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलेंगे कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपका फंडामेंटल ड्यूटीज टू डिफेंड द कंट्रीज एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, राइट? वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, बिल्कुल सही। आप जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, रिच हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनको हम कंपोज करेंगे, उनके उनकी रक्षा करेंगे, उनकी वैल्यूज को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विलेज पंचायत की बात ड्यूटीज में नहीं की कि कहीं भी, मैंने 11 ड्यूटीज अभी आपको डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं पर भी पंचायत की बात नहीं की है, विलेज पंचायत की, गांव पंचायत की बात नहीं की गई है। ओके, जितनी भी आपके सार्वजनिक जो भी संपत्तियां हैं उनको की रक्षा करेंगे आप और हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है? आप नॉन वायलेंस में जिएंगे। तो यहाँ पर क्या चीजें प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं? सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं? टू वोट इज जनरल इलेक्शन, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये भी सही है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उनको आप सेफ रखेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो भी आपके हेरिटेज प्लेसेस हैं, नेशनल फ्लैग्स, एंथम, उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे तो सही है। बट वोट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, राइट? ये आपका मोरल में जाता है, राइट्स में जाता है। आप करें तो ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए, क्योंकि नॉट पूछा। नेक्स्ट 15 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द provisions for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest
एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? तो यहाँ पर अगर बात की जाए आपके सॉल्यूशंस के, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रावधान भारत के संविधान में जो है पाए गए हैं, तो कौन-कौन से हैं इसमें? तो डीपीएसपी, ठीक है? ओनली इन डीपी केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, दोनों में पाए गए हैं, ठीक है? अगर बात की जाए आपके एनवायरनमेंट की एंड जो आपके वाइल्ड लाइफ इनके प्रोटेक्शन की बात, तो डीपीएसपी में 48 आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, राइट? तो वो आपको याद होगा। साथ ही साथ आपके यहाँ पर भी आ जाएँगे आपके मोरल ड्यूटीज़ में। तो डीपीएसपी में भी हैं 48 आर्टिकल में और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो बोथ में आप आ जाओगे। सी आंसर आपका। चलें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर्स नेशनल सर्विसेज, टू वैल्यू द प्रिजर्व टू रिच हेरिटेज, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। नॉट पूछा तो नॉट पे हम ध्यान देंगे। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी सही है। तो यहाँ पे आपका विलेज पंचायत सेम क्वेश्चन फिर आ गया लगभग, बस लैंग्वेज चेंज है बस। यहाँ पे 80 आपका विलेज पंचायत के बारे में कहीं भी बात नहीं की। तो होप सो ये क्लासेस थी आपकी। क्लासेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी फ्रेंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल में ही नहीं भूलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने क्लासेस को कंटिन्यू आप लोग क्लासेस में बने रहें, पूरे क्लासेस को आपने अटेंड किया। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स नए चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन आपका इंडियन हिस्ट्री से आपको बहुत ही जल्द क्लासेस मिल जाएँगी। ये आपके 2 दिन से क्लासेस नहीं हुई थी। अभी क्वालिटी क्लासेस आप लोग अटेंड करिए, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। अब जितनी भी बाकी क्लासेस है पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 की, वो भी आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड डे।